नमस्कार। आज हम हिंद महासागर में हुई एक ऐसी घटना की परतें खोलेंगे जिसके तार दोस्ती, विश्वासघात और बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। अब जरा इस सीन को समझिए। एक ईरानी जंगी जहाज भारत के साथ दोस्ती का हाथ मिलाकर एक नेवल एक्सरसाइज करके वापस जा रहा है और कुछ ही हफ्तों के अंदर उस पर हमला हो जाता है। दोस्ती के फौरन बाद ये हमला अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? स्रोत के मुताबिक एक सपाट जवाब, ये हमारा काम नहीं है। बस यही एक लाइन इस पूरे कहानी को और ज्यादा उलझा देती है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, उस जहाज की बात करते हैं जो दोस्ती का प्रतीक बनकर आया था, लेकिन अंजाम कुछ और ही हुआ। ये कहानी है आइरिस डेना की। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। 17 फरवरी को भारतीय नौसेना #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के पुल जैसे हैशटैग के साथ इस जहाज का स्वागत कर रही थी। और ठीक 2 हफ्ते बाद 4 मार्च को उसी जहाज को एक अमेरिकी सबमरीन टॉर्पीडो से डुबो देती है। और तो और स्रोत ये भी बताता है कि इस हमले के बाद भारत की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। न कोई मदद की पेशकश, न ही कोई बातचीत। और इस सन्नाटे की एक बहुत बड़ी कीमत थी। 87 ईरानी सैनिक, वही सैनिक जो कुछ ही दिन पहले भारत में मेहमान थे, वो समंदर की गहराइयों में समा गए। मतलब सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, 87 जिंदगियां खत्म हो गई थीं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक बड़े फैलते हुए युद्ध का एक छोटा सा हिस्सा था। उस वक्त ये संघर्ष एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। स्रोत के अनुसार अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी कर चुके थे, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता की भी हत्या कर दी गई। इसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। मतलब ये एक न रुकने वाला हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला बन गया था। और इसी सिलसिले में ईरान ने अपना सबसे बड़ा दाव चला। उसने होर्मुज़ जल डमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सोचिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक अहम नस को ही दबा दिया गया। अब तीसरा हिस्सा, भारत की रहस्यमयी चुप्पी। इस पूरे जियोपॉलिटिकल बवंडर के बीच भारत बिल्कुल चुप था। सवाल ये उठता है कि ये चुप्पी क्या भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति से एक बहुत बड़ा भटकाव था? ये चुप्पी इतनी हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो भारत का रवैया हमेशा अलग रहा है। इंदिरा गांधी हों, जिन्होंने अपने सहयोगी सोवियत संघ के खिलाफ आवाज उठाई, या अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अमेरिका को इराक में सेना भेजने से साफ मना कर दिया। यहां तक कि मनमोहन सिंह ने भी लीबिया में पश्चिमी दखल की निंदा की थी। लेकिन इस बार स्रोत के मुताबिक भारत ने हमला करने वालों पर कुछ नहीं कहा, बल्कि ईरान के जवाबी हमले की निंदा की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस बदलाव को एक तरह की पुष्टि तब मिली जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया। कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान था। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब क्यों हुआ, ये पॉलिसी बदली क्यों? अब हम इस कहानी के सबसे संवेदनशील और विवादास्पद हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम उन आरोपों को देखेंगे जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है। तो आखिर वो क्या वजह हो सकती थी जिसने भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया? स्रोत हमें कुछ बहुत ही गंभीर और विवादास्पद संभावनाओं की ओर इशारा करता है। स्रोत में विपक्षी नेताओं की तरफ से लगाए गए कुछ बेहद संगीन आरोपों का जिक्र मिलता है। पहला सवाल उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा की टाइमिंग पर, जो ईरान पर हमले से ठीक 48 घंटे पहले हुई थी। आरोप ये भी लगे कि भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। और सबसे गंभीर आरोप, इन सबको एक बड़े उद्योगपति अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ये किसी तरह के ब्लैकमेल का नतीजा तो नहीं। और इन्हीं आरोपों को और हवा दी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस सीधे बयान ने, जिसे स्रोत में कोट किया गया है। ये दिखाता है कि ये मामला अब कितना राजनीतिक रंग ले चुका था। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें, लेकिन अब आते हैं 5वें हिस्से पर। सवाल ये है कि इन सब का असर हम पर, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या हुआ?
देखिए, ये पूरी चेन रिएक्शन कैसे काम करती है। होर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ तो भारत का लगभग 55% तेल आयात रुक गया। स्रोत का दावा है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिन का रिजर्व बचा था। फिर अमेरिका ने हमें रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी। और इन सब का सीधा नतीजा क्या हुआ? हमारे घर का बजट बिगड़ गया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सब महंगे हो गए। और ये असर कितना था? स्रोत के मुताबिक आम आदमी के किचन में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर सीधा 60 रुपए महंगा हो गया। ये वो कीमत थी जो इस वैश्विक शतरंज के खेल के लिए आम लोगों ने अपनी जेब से चुकाई। और अब आखिरी हिस्सा, ये पूरी कहानी हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है? क्या ये एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है जिसकी चेतावनी स्रोत दे रहा है? स्रोत यहाँ इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटता है जिसे शायद हम भूलना चाहेंगे। ये वही पुराना खेल है जब किसी देश की सरकार को गिराने के लिए विद्रोही गुटों को हथियार थमा दिए जाते हैं। हमने इराक और सीरिया में इसका नतीजा देखा है। आईएसआईएस जैसे खूंखार संगठन पैदा होते हैं जिसकी तबाही पूरी दुनिया को झेलनी पड़ती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी शतरंज की बिसात बिछाती हैं, तो असली मोहरे कौन बनते हैं और असली कीमत कौन चुकाता है? ईरानी सैनिक, इजरायली नागरिक या फिर भारत का एक आम इंसान? सोचने वाली बात है ना?